नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। ब्रेकिंग एट 10 में तमाम खबरों को ब्रेकिंग के अंदाज में आपके सामने पेश करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरू करते हैं बुलेटिन को। आपको बता दें कि इस वक्त से जो बड़ी खबर सबसे पहले आ रही है वो घाटी से आ रही है, वैली से आ रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग का ये मामला है। कश्मीर के 4 जिलों में एसआईए की छापेमारी की जा रही है। श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा और कुपवाड़ा ये जिले हैं जहां पर एसआईए छापे कर रही है, छापे मार रही है। 6 स्थानों पर तलाशी भी ली जा रही है। भारत विरोधी भावनाओं को फैलाने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई ये की जा रही है। अनंतनाग में रामपुरा और हजरतबल पाइन में छापे मारे जा रहे हैं, जबकि श्रीनगर में 3 जगहों पर छापेमारी हो रही है। फोन और सिम कार्ड जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जब्त किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं घाटी से, जहां पर एसआईए की तरफ से ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। कश्मीर के घाटी के 4 जिले हैं जहां पर छापेमारी हो रही है। वो कौन कौन से जिले हैं एक बार फिर से आपको बता दें। अनंतनाग है, श्रीनगर, पुलवामा और कुपवाड़ा में छापे मारे जा रहे हैं। 6 स्थानों पर आपको बता दें कि तलाशी ली जा रही है, क्योंकि कुपवाड़ा में भी इस छापेमारी के हवाले से खबर आ रही है हमारे साथ। और इसके अलावा अनंतनाग में भी आपको बता दें कि छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। हमारे साथ अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ याया सुल्तान पुलवामा से जुड़ रहे हैं। उनका रुख करेंगे। सबसे पहले मुदस्सिर, आपसे जानना चाहेंगे कितने बजे से अनंतनाग में एसआईए की छापेमारी शुरू हुई और अनंतनाग जिले में कितनी जगह पर छापेमारी कार्रवाई या तलाशी अभियान जारी है, बताइएगा। बिल्कुल, दक्षिण कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अनंतनाग जिला और जो पुलवामा है वहां पर ये रेड्स डाले गए। और अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये सुबह सवेरे रेड्स डाले गए और इस वक्त की जो खबर है ये रेड्स जो है पीसफुली कंक्लूड हो गए हैं। लेकिन इस दौरान जो रामपुरा करेवा इलाका है वहां पर एक मकान की तलाशी ले ली गई। और इसके अलावा जो हजरतबल पाइन है जो कि मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक मोहल्ला है वहां पर, तो वहां पर भी एक रेजिडेंशियल हाउस की तलाशी ले ली गई। और वहां पर जिस तरह से खबरें हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है तो सिम कार्ड और जो मोबाइल फोन है वो वहां पर जब्त कर लिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा जो श्रीनगर या फिर कुपवाड़ा की अगर हम बात करेंगे वहां पर भी ये रेड जो है वो डाले गए। और कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि जो सोशल मीडिया हैंडलर्स है, जो सोशल मीडिया के थ्रू अगर कोई मैलिशियस कंप्लेन की जा रही है तो उसका कलाकमा किया जाए, उसको काबू में किया जाए। और बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में पहले ही एक FIR दर्ज है और उसी FIR के सिलसिले में ये रेड जो है आज के वो डाले जा रहे हैं। तो ये एक मैसेज भी दी जा रही है, जिस तरह से देखा गया कि नार्को टेररिज्म की अगर हम बात करेंगे या फिर ओवरऑल जो आपके पास लौटूंगी अनंतनाग और साथ ही साथ पुलवामा से जुड़े तमाम छापों के हवाले से आप जानकारी दे रहे थे। चूंकि कुपवाड़ा में भी ये छापे मारे जा रहे हैं। याया सुल्तान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। याया, कितने बजे से पूरे जिला कुपवाड़ा की अगर बात करें तो वहां पर कहां पर छापे मारे गए, कितने स्थान थे जहां पर छापेमारी कार्रवाई चली या फिर ये कार्रवाई अभी भी जारी है? क्या अपडेट बताइएगा। जी सना, आज सवेरे ही जो है एसआई यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कुपवाड़ा जिले के औरा इलाके में छापामार कार्रवाई शुरू की। यानी कि अभी भी वो छापामार तलाशी कार्रवाई जारी है। अभी तक जो इतलात हमें मौसूल हुई है कि एक मोबाइल फोन जो है वो फिलहाल जब्त किया गया है। और बताया जाता है कि छापा सोशल मीडिया पर जो है मिलिटेंसी को जन्म देने की कोशिश की जा रही है। उसमें एक बाज़ाब्ता तौर पर एक FIR दर्ज है। वो मुल्क के बाहर एक शख्स बैठा है जिस पर यह इल्जाम है कि वो कश्मीर में मिलिटेंसी को जन्म दे रहा है और वो भी सोशल मीडिया के जरिए यहाँ के नौजवान को वर्ग लाने की कोशिश में मुलविस पाया गया है। उस सिलसिले में जो है आज SI की टीम ने सवेरे ही उस इलाके में छापामार कार्रवाई शुरू की, घर की तलाशी ली। अफराद खाना से पूछताछ अभी भी जारी है और अभी तक जो है एक मोबाइल फोन जो है वो जब्त किया गया है। सना, मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले भी लगातार यहाँ पर जो है मुख्तलिफ किस्म की छापामार कार्रवाई यानी कि मुख्तलिफ किस्म की एजेंसियां जो हैं वो छापामार कार्रवाई कर रही है, जिसमें NIA है, SIU है, जिसमें खासतौर पर NIA ने यहाँ पर कई जमीन जो है वो अटैच प्रॉपर्टी अटैच की, जायदादों को अटैच किया। और उसके बाद SIU ने भी यहाँ 26 कुनाल जमीन अटैच किए। उससे पहले
इन्होंने भी जो है जोर वटाली की जमीन अटैच की, यानी कि मिलिटेंसी को जन्म देने, यहाँ मिलिटेंसी में मुलविस लोगों के खिलाफ कड़ा पैगाम जो है मरकजी सरकार और यूटी सरकार की जानिब से हमें देखने को मिल पा रहा है। और ये चाहते हैं कि 370 के एब्रोगेशन के बाद जो भी लोग इसमें मुलविस हैं या मिलिटेंसी को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त और कड़ा पैगाम यही है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और इस सिलसिले में यह भी देखा जा रहा है कि किस तरह हमारी एजेंसियां आज अलर्ट है कि मुल्क के बाहर अगर कोई भी चाहता है कि वो यहाँ को मिलिटेंसी में जन्म देने की कोशिश करे, वो भी बिल्कुल उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है और नकेल कसी जा रही है। कुपवाड़ा से आज ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ जुड़कर हमारे संवाददाता याह्या सुल्तान। उन्होंने कहा कि आउरा इलाके में छानबीन छापेमारी चल रही है, जो कि अभी भी जारी है। ये छापेमारी सोशल मीडिया के हवाले से बताया कि की वजह से ये छापेमारी चल रही है। वहीं मुदस्सिर ये बता रहे थे, चूंकि अनंतनाग से जुड़े हुए हैं, पुलवामा के हवाले से भी बता रहे थे। मुदस्सिर, ये मैं जानना चाहूंगी कि ये दर्शकों को आप बताएं कि अनंतनाग के कितने मकामात पर ये छापेमारी की गई, क्योंकि आपने कहा कि अनंतनाग में जो छापेमारी चल रही थी वो अब कंक्लूड हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। इसके अलावा पुलवामा से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? और साथ ही साथ दर्शकों को ये बता दें कि कश्मीर में माफ कीजिएगा, श्रीनगर में भी छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी गई है। 3 मकामात है, इस हवाले से भी हम आगे अपडेट देंगे। पहले मुदस्सिर का रुख कर लेते। मुदस्सिर, जरा डिटेल में बताइएगा अनंतनाग के कितने मकामात और पुलवामा के हवाले से अगर आपके पास जानकारी हो कोई, कितने मकामात पर वहां पर छानबीन या फिर छापेमारी की गई? बिल्कुल, अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे तो जिस तरह से हमने कहा कि 2 मकामात पर ये रेड जो है वो डाले गए, जैसे कि सरनल पाइन की अगर हम बात करेंगे, ये मेन टाउन अनंतनाग में एक एरिया है, वहां पर ये हजरतबल पाइन, तो वहां पर ये रेड्स डाले गए। और इसके अलावा जो रामपोरा करेवा है, मटन जुरिडिक्शन में पड़ता है ये, तो वहां पर भी ये रेड्स डाले गए और 2 रेजिडेंशियल हाउसेस थे जहां पर ये रेड्स डाले गए। और इसके अलावा जो पुलवामा से खबर है वहां पर भी ये रेड्स डाले गए हैं और केस जो है वो सेम है, जिस तरह से याह्या बता रहे थे कि जो FIR ऑलरेडी दर्ज किया गया है सोशल मीडिया पर जो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, तो उस सिलसिले में ये रेड्स जो है वो डाले जा रहे हैं। और पुलवामा में अभी तक जो हमारे पास तफसील है वहां पर भी ये रेड्स जो है वो जारी है। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर अगर बात करेंगे अनंतनाग में, तो मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में ये रेड्स डाले गए और बाज़ाब्ता तौर पर जो मजिस्ट्रेट या फिर CRPF का इश्तराक था इन रेड्स में था, वो जम्मू कश्मीर पुलिस का जो मकामी पुलिस थाना है, तो वो भी उनके साथ था, उनके इश्तराक से ही ये रेड्स डाले गए। और वहां पर जो पूछताछ है हालांकि वो अब भी जारी है, लेकिन रेड्स जो है वो कंक्लूड हो गए हैं। और जिस तरह से हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिसमें जो मोबाइल फोन आता है या फिर सिम कार्ड्स आते हैं, तो वो बरामद किए गए हैं। और ये भी खुला एक मैसेज दिया गया है SIA की तरफ से, या फिर जिस तरह से पास्ट में देखा गया कि NIA या फिर दीगर जो एजेंसीज है उनकी तरफ से, कि किसी भी तरीके के लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिस तरह से माजी में देखा गया कि जो सोशल मीडिया था ये एक बड़ा चैलेंज बन गया था सिक्योरिटी के एतबार से के हवाले से, और जिसके बाद जिस तरह से नकील कसी गई इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मुख्तलिफ जो पेज चलाए जा रहे थे या सोशल मीडिया हैंडलर्स जो थे, या ये भी खबर आ रही थी कि बढ़ते हुए सोशल मीडिया के दौर में इसका दुरुपयोग भी बड़ी तेजी से चल रहा है और इसी दुरुपयोग का किलकुमा करने के लिए उस पर नकेल लगाने की कोशिश SIA की तरफ से की जा रही है। और रईस मागरे हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ चुके हैं, चूंकि श्रीनगर में भी कई मकामात पर आज छापेमारी की कार्रवाई SIA की तरफ से की गई। क्या ये छापेमारी की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है? जैसे अनंतनाग के 2 मकामात पर ये छापेमारी की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी, मुदस्सिर ने बताया। हम रईस से जानना चाहेंगे, रईस क्या कुछ अपडेट श्रीनगर से मिल पा रही है? कितने मकामात पर श्रीनगर की छापेमारी और छानबीन? जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे भी 3 मकामात पे जो है वो छापेमारी हुई है, जिसमें आंचार, नौशहरा और महाराजगंज जो है वो शामिल है। और यहाँ पे भी जो है आज सुबह से ही जो रेड्स है वो जारी है। बता दें कि ये रेड्स पार्ट है ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन का, जो कि केस नंबर 05/23 पुलिस स्टेशन SIA CI के पर्टेनिंग टू दी जो कि मिसयूज है सोशल मीडिया का, जिस तरह से अनलॉफुल एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसके लिए जो है इस केस को SIA ने रजिस्टर किया था, ताकि जो इंडिया बेस्ड सोशल मीडिया एंटिटीज है जो कोलैबोरेट कर रही है फॉरेन एसोसिएट्स के साथ और जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को रन कर रही है और एक्टर्स ऑफ टेररिज्म को बढ़ावा दे रही है, उन पे नकेल जो है वो कसी जाए। और यही वजह है कि यहाँ पे भी जो है आज 3 मकामात पे जो है वो रेड्स हुए। और यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिनमें सिम और मोबाइल फोन जो है वो सीज किए गए हैं। तो फिलहाल जो है ये रेड्स यहाँ पे भी जो है वो कंक्लूड हुई है। जी, क्या किसी शख्स की निशानदेही भी की गई है कि आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की आपने बात कही रईस की, जब्त किया गया है और सोशल मीडिया
हैंडलर को चलाने वाला बाहरी दूसरे मुल्क में है, ऐसी भी इत्तलात मिल रही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कश्मीर में रह के इस को बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या उनकी भी पहचान की गई है? उसके हवाले से कुछ जानकारी मिल पाई है रईस? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम देखें तो आज सुबह से ही यहाँ पे जो है ये रेड्स जारी है और एम इनका यही है कि जो ये सोशल मीडिया पे इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो रन करते हैं, उनको एक्सपोज किया जाए। और यहाँ पे भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ऐसा माना जा रहा है कि सोशल मीडिया का मिसयूज़ हो रहा है और जो इंडिया बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो फॉरेन एसोसिएट्स के साथ कोलैबोरेट करके जो है वो हिंदुस्तान के लिए नफरत फैलाते हैं और जो एक्टर्स ऑफ टेररिज्म है उनको जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं। तो यही माना जा रहा है कि अब जिस तरह से मिसयूज हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, उन पे नकेल कसी जा रही है और जितने भी लोग जो भी इन्वॉल्व इसमें हो रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो रही है। और आज की ये रेड्स भी जो है उसी का पार्ट है, ताकि ऐसे जो लोग हैं, ऐसे प्रोपेगेंडिस्ट जो ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं, इनको एक्सपोज किया जाए। क्या कोई ऐसा नाम है क्या कोई श्रीनगर में 3 जगहों पे जो छापेमारी चल रही, क्या कोई ऐसा नाम है जो इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा हो या मिलिटेंसी से उसका राबता रहा हो? इस हवाले से कोई जानकारी मिल पाई है क्या? मैं मुदस्सिर और याया से भी जानना चाहूंगी। रईस, पहले आप बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम देखें तो यहाँ पे इस तरह अभी कोई जो है वो नाम सामने नहीं आया है। फिलहाल रेड्स हुए हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे लगातार जो है जो मिसयूज हो रहा है सोशल मीडिया का, उसको रोकने के लिए जो है ये कार्रवाइयाँ तेज की गई हैं और यही वजह है कि हम जो है वो SIA रेड्स देख रहे हैं और जो भी इसमें मुलव्वस है उनको जल्दी जो है उनको सजा दिया जाएगा और उनको उनके अंजाम तक जो है जिस तरह से वो नफरत फैला रहे हैं, जिस तरह से इंडिया जिन जगहों पर आज अनंतनाग में 2 मकामात पर रेड मारी गई, छापेमारी की गई, क्या उनका कोई पिछला कुछ रिकॉर्ड रहा है? इस हवाले से कुछ जानकारी सामने आ पाई है? देखिए सना, अगर इन दोनों मकामात पे जो 2 रेजिडेंशियल हाउसेस थे, तो अगर उनके अहले खाना की हम बात करेंगे तो पास्ट रिकॉर्ड जो है वो मिलिटेंसी के साथ किसी भी सूरत में रिलेट नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया की अगर हम बात करेंगे तो सोशल मीडिया पर भी जिस तरह से मैलिशियस कैंपेन या फिर इन्वेस्टिगेशन चलाया जा रहा है, तो उस हवाले से ये रेड्स काफी अहम तस्वुर किए जा रहे हैं। और जो मोबाइल फोन या फिर सिम कार्ड्स का सीजर जो है, उनकी बरामदगी जो है वो इस बात को भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करने की कोशिश इनकी जानिब से की जाई थी, उसी पर नकेल लगने के तौर पर इस कार्रवाई को देखा जा सकता है। याया, आप क्या बताएंगे, क्या जो छापेमारी जारी है, क्योंकि आपने बताया कि अभी तक जो छापेमारी कुपवाड़ा में शुरू हुई, कुपवाड़ा जिले में शुरू हुई, वो अभी तक जारी, तो कितने घंटे गुजर चुके हैं और क्या कोई पास्ट रिकॉर्ड यहाँ पर कुछ सामने आया है? याया आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? तो याया हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुपवाड़ा से, उनसे हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई पास रिकॉर्ड कुपवाड़ा से सामने आया नहीं आया है। इस हवाले से ज्यादा जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रईस हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुदस्सिर आपका भी और साथ ही साथ याया आपका भी। SIA की छापेमार कार्रवाई चल रही, ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई चल रही है। अगर बात श्रीनगर की करें तो 3 मकामात पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। अनंतनाग में आपको बता दें कि 2 मकामात पर छापेमार कार्रवाई शुरू हुई थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। वहीं अगर बात कुपवाड़ा की करें तो कुपवाड़ा में भी इस वक्त छापे रेड डाले जा रहे हैं। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। ब्रेक के बाद इस वक्त बड़ी खबर यह है कि आज जो शरणार्थी दिवस है, रिफ्यूजी डे है, दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है रिफ्यूजी डे। अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस, POJK के शरणार्थी भी मना रहे हैं। रिफ्यूजी डे के अवसर पर जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। POJK को वापस लेने की मांग को आज दोहराया जाएगा। आपको बता दें कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के शरणार्थी भी रिफ्यूजी डे मना रहे हैं। जम्मू में एक कार्यक्रम का इस हवाले से आयोजन किया जा रहा है, जिसमें POJK को वापस लेने की मांग को ये शरणार्थी, ये रिफ्यूजी दोहराएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय दिवस, शरणार्थी दिवस आज मना रही है। और इस दिवस को मनाते हुए आपको बता दें कि अपने इलाके को वापस लेने की मांग की जाती है। और इसी कड़ी में जम्मू में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
पीओजेके को वापस लेने की मांग को रिफ्यूजी इस कार्यक्रम में दोहराएंगे। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस के हवाले से। पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाती है और इसी सिलसिले में जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम कितने बजे होगा, राजन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, कितने बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है और इस कार्यक्रम में क्या कोई बड़े नेता या फिर बड़ी बात की उम्मीद लगाई जा रही? देखिए सना, बड़े नेताओं की जहां तक बात है तो ये बड़े नेताओं का फंक्शन आज नहीं है। आज जो इंटरनेशनल रिफ्यूजी डे, ये एसओएस इंटरनेशनल जो पीओके रिफ्यूजीज की संस्था है उनकी तरफ से आज एक प्रोटेस्ट भी रखा गया है और आज इंटरनेशनल रिफ्यूजी डे पे आज ये उसी दिन को याद करते हैं कि जिस दिन इनको उस रात के वक्त जब हमला हुआ था और इनको मजबूरी में अपने घर बाहर जो है वो छोड़ के आना पड़ा था, उस दिन को आज याद किया जाता है क्योंकि ये लोग अपनी खुशी से यहाँ पे नहीं आए थे, इनको वहां से डर के चलते जो है भागना पड़ा था। हमारे साथ जो एसओएस इंटरनेशनल के जो चेयरमैन है राजीव चूनी, जिनकी तरफ से आज ये फंक्शन रखा गया है, वो मौजूद हैं खुद। राजीव जी, आज भी उस दिन को आप कैसे याद करते हैं और जो इंटरनेशनल आज रिफ्यूजी डे है उसके क्या मायने आपके लिए? देखें, यूनाइटेड नेशन का जन्म हुआ 1945 में और 1947 में हम लोग विक्टिम बन गए 2 साल के अंदर अंदर ही। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि ना तो यूनाइटेड नेशन हमारी मदद में आगे आया तो ना हमारी सरकार कभी आगे आई। और दिक्कत ये है कि हम लोगों को, हम विस्थापित तो हैं लेकिन आज तक हमें रिफ्यूजी स्टेटस ग्रांट नहीं किया गया। ये कहा जाता है कि जिस इलाके से आप विस्थापित हुए हो वो हमारा अभिन्न अंग है और हम उसको खाली कराएंगे, इसलिए आपको रिफ्यूजी नहीं माना जा सकता। इससे नुकसान ये हो रहा है कि हम यूनाइटेड नेशन के पास जाते हैं, हमारी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि हमारा जो रिफ्यूजी कानून है यूनाइटेड नेशन का, भारत उसका सिग्नेटरी नहीं है, भारत उसको मानता नहीं है। इसलिए हम सीधे आपको रिफ्यूजी का कोई ना तो दर्जा दे सकते हैं ना आपको कोई फ़ायदा दे सकते हैं। एक तो वो नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है कि यहाँ हम डिस्प्लेस पर्सन कहे जाते हैं। मैं तो कहता हूँ रादर वी आर मिसप्लेस समवेयर, और इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। इस वजह से मेरे जो लोग हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बुरी हालत में हैं और कह कर लड़ लड़ कर लोगों सरकार को कहना पड़ता है, लेकिन ये सुनते हैं 10-20 साल लगाकर। राजीव जी, आपकी तरफ से ये हमेशा ये मांग उठाई गई है कि जब ये हुकूमत कहती है कि पीओके अभिन्न अंग है उसको वापस लिया जाएगा, तो अब आपने भी मांग तेज की है पिछले कुछ दिनों में कि जो वादा था वो पूरा किया जाए। निश्चित तौर पर हमने कहा है, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि इलाका हमारा है और हमें एक दिन घर वापस जाना है तो खाली कराइए। हम लोग तो तैयार बैठे हैं, क्योंकि हमें तो आपने यहाँ पे टेम्परेरी रखा हुआ है, तो हम तो कब परमानेंट होगा। हमारी तो तीसरी पीढ़ी यहाँ चली गई। आप कराइए खाली। आर्मी से कराना चाहते हो, डिप्लोमेटिकली कराना चाहते हो, जिस तरीके से कराना चाहते हो आप करिए। हम लोग पूरी तरह से आपके साथ हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, जब ये वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हो और उस दिन भी हमारे जैसे लोग बीते 75 सालों से संघर्ष कर रहे हों और उन्हें वो इंसाफ ना मिले जो यूनाइटेड नेशन ने तय किया या किसी देश की सरकार ने किया, ये बड़े अफसोस की बात है। तो जिस तरह से ये यकीन दहानी भी दिलाई गई है हुकूमत की तरफ से कि जो पीओके है वो वापस लिया जाएगा पाकिस्तान से, और हमेशा अग्रेसिव जो है मूड में हुकूमत दिखी है, आपको लगता है कि अब वो जो अग्रेशन है वो कभी रंग लाएगा? जी देखें, हम तो सुनते ही आ रहे हैं कि खाली कराया जाएगा, लेकिन प्रयास कितने हो रहे हैं, कितने, ये तो सभी लोग देख रहे हैं। इतने प्रयास नहीं हो रहे। मैं समझता हूं कि संजीदगी के साथ सारे काम काज छोड़कर इस काम में लग जाना चाहिए, क्योंकि आज उसका नुकसान क्या हो रहा है कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर वहां पर सी पैक बना रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसमें जो जगह का इस्तेमाल हो रहा है, जो मकान तोड़े जा रहे हैं, जो नदियों के रुख मोड़े जा रहे हैं, वो मेरे इन तमाम बिरादरी के लोगों के हैं। मेरे से तो पूछा नहीं किसी ने। मेरा उस पर लीगल राइट है, मेरा उस पर मॉरल राइट है। पाकिस्तान का ना तो लीगल राइट है ना मॉरल राइट है, और चाहिए ये था कि भारत सरकार हमारा इस्तेमाल करती। हमारे से आतंकवादी घटनाएं जो हैं वहां पे पीओके में, वहां पे आतंकवादियों के कैंप अभी तक वहां पे हैं, तो आपको ये दुख होता है कि जहां आप रहते थे आज वही पाकिस्तान आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है और वही हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है?
बिल्कुल। एक दुख तो ये है कि हम विस्थापन में हैं, हमारा पुनर्वास नहीं हुआ। दूसरा दुख ये है कि मेरे घर पर ट्रेनिंग कैंप्स चलते हैं और वहां पर उग्रवादियों को तैयार कर कर यहां पर निर्दोष लोगों का खून बहाने के लिए भेजा जाता है। ये शर्म की बात है। और पाकिस्तान ये कहता है कि मेरे यहाँ कुछ नहीं होता, ना मैं किसी को ट्रेनिंग देता हूँ। राजन, एक और सवाल ये करिएगा कि हर बार की तरह एक बार फिर से ये तमाम लोग रिफ्यूजी डे के मौके पर इस कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं। इस बार इनका जो ये कार्यक्रम है वो किस बात पर केंद्रित होगा, मरकूज होगा? आज आपका जो प्रोग्राम है, आपने एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट भी रखा है, उसके बाद आप एक जो है वहां पे इकट्ठे भी होंगे सब लोग। आज आप का जो एजेंडा है वो क्या है? देखिए, एजेंडा ये है कि देश और दुनिया को याद दिलाना कि हमारे वहां से विस्थापन में अगर किसी का हाथ था तो पाकिस्तान का था। आज पाकिस्तान लाख कह ले कि ये ट्राइबल रेड था, ये ट्राइबल रेड नहीं था, ये पाकिस्तानी सेना का हमला था जो हमारे हिंदू सिखों पर किया गया। हमारे लोगों को मारा गया, उनको काटा गया, उनको डरा के वहाँ से भगाया गया और जो लोग इस स्थिति में नहीं थे कि वो वहाँ से आते, उनका जबरी धर्म परिवर्तन किया गया। तो आज की तारीख में ये दुनिया भर की मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ। सिर्फ पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहाँ आज एक भी हिंदू या सिख जिंदा नहीं है, या मार दिया या भगा दिया या उसका धर्म परिवर्तन कर दिया। बाकी आप कहीं भी चले जाइए, आपको ये दोनों प्रजातियां मिलेंगी। तो जिस तरह से सना आपने सुना कि इनका जो दर्द है वो आज भी जिंदा है। उस दिन की टीस जो कि जब इनको वहां से भाग के यहाँ आना पड़ा, अपनी जो प्रॉपर्टी थी, अपने कई लोगों की हत्या कर दी गई, उस जिसे इन्होंने कहा कि वो कबाली हमला नहीं था, वो पाकिस्तानी सेना की साजिश थी जिसके चलते। और आज भी ये चाहते हैं, हालांकि इन्होंने अभी हाल ही में एक एसटी स्टेटस भी मांगा है जो पीओ के रिफ्यूजीज हैं उसके लिए। और अपनी जितनी भी ये जद्दोजहद है ये लगातार इनकी जो है वो चल रही है पिछले 75 सालों से। हालांकि इनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई है सना। और इसके लिए वजह से हमने देखा कि उनके अल्फाज में वो दर्द था कि 75 सालों से वो जद्दोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर वो किसी काम के लिए जाते हैं तो शरणार्थी, पहले उन्हें माना नहीं जाता। इस हवाले से वो दर्द बयान करते हुए दिखाई दिए। बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि आज ये आयोजन जम्मू में किया गया है और जम्मू में सिंबॉलिक प्रोटेस्ट भी इन रिफ्यूजीज ने रखा है। उसके बाद कार्यक्रम का आयोजन होगा। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए इसी के साथ रुक जाते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। बड़ी खबर ब्रेकिंग एक्टेड में यह है कि अमरनाथ यात्रा की तैयारी लगातार जारी है। जम्मू में देश भर से यात्री जमा हो रहे हैं। साधु संतों के आने का सिलसिला भी जारी है। 1 जुलाई से यात्रा की शुरुआत होने वाली है। जैसा कि आज 20 जून है, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बाकी है। ऐसे में तमाम तैयारियों को पूरा रखने की कोशिशें जारी हैं। जम्मू यात्री निवास बेस कैंप पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि 1 जुलाई से अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने वाली है, तो अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जारी हैं। हमारे साथ मनोज कौल जुड़ रहे हैं इस एडिटर इनपुट, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, आज तैयारियों के हवाले से अगर बात करें, क्योंकि तैयारियां लगातार जारी हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बाकी हैं यात्रा के शुरू होने में, ऐसे में तैयारियां कहां तक पहुंची? और इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि जम्मू में अब देश भर से यात्री जमा भी हो रहे हैं, साधु संत पहुंचने लगे हैं। इस हवाले से क्या कुछ जानकारी? जी हाँ सना, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी 10 दिन ही यात्रा शुरू हो जाएगी। हम अभी यात्रा बेस कैंप जो कि जम्मू में है और यहाँ पर यात्री आना शुरू हो जाएंगे 30 जून को ही। हालांकि उससे पहले एक आध दिन भी यात्री आते हैं, लेकिन 30 जून को यहाँ यात्री जमा हो जाएंगे, आना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद से 1 जुलाई को यहाँ से पहला जत्था जो है अमरनाथ यात्रा के लिए वो रवाना हो जाएगा। तमाम तैयारियां यहाँ मुकम्मल की जा चुकी हैं, चाहे वो रहने का इंतजाम हो या फिर हेल्थ फैसिलिटीज हो। जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारे सामने बिल्कुल वो दिख रहा है प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ कायम किया गया है। इसी तरह की अलग अलग बाकी जो सुविधाएं यात्रियों के लिए होनी चाहिए वो बिल्कुल यहाँ पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के CISF के जवान लगातार इस पूरे परिसर के आगे पीछे और अंदर जहाँ पर भी
जो ये पूरा इलाका है उसको सैनिटाइज किया गया है। कल भी हमने एक रिपोर्ट चलाई थी जिसमें हमने दिखाया था कि अंदर का जो इलाका है डॉग स्क्वाड यहाँ पर लाया गया था और उसके बाद वहां पूरे एरिया, ये जो अंदर का एरिया है उसको सैनिटाइज किया गया था। और अब भी सुरक्षा की तरफ पूरा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि कोई भी चांस नहीं लेना चाहता है प्रशासन की लगातार कोशिश है कि जहां यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाए, वहीं जो सिक्योरिटी का मामला है उस पर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज न हो, कि यात्रा बिल्कुल पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो। हालांकि अभी इस तरह के कोई इनपुट्स नहीं है कि क्या कोई आतंकी संगठन इस पे कोई हमला कर सकता है, लेकिन जिस तरह की हमने देखा है कि पाकिस्तान की जो नापाक कोशिशें होती हैं, कहीं न कहीं कोशिश उसकी ये रहती है कि वो यहाँ गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की जाए। इसी के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम बंदोबस्त किए गए हैं। जाहिर सी बात है। तो जम्मू बेस कैंप में इस वक्त मनोज कौल मौजूद हैं, वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि डॉग स्क्वाड का अमला भी मौजूद है और सुरक्षा बल भी तैनात है। पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जम्मू बेस कैंप में क्या यात्रियों की रहने की भी व्यवस्था की गई है? अगर यात्रियों के रहने की व्यवस्था की गई है तो कितने यात्री यहाँ पर रह सकते हैं? इसके अलावा कैसे कैसे ये आगे पड़ाव बढ़ेगा, इस हवाले से जानकारी तफसीलात बताइएगा मनोज। अजय सना, बिल्कुल ये जो कैंप है, ये कैंप का जो आगे वाला इलाका है, जो हम ये वाला इलाका देखेंगे, ये बिल्कुल ये सामने जो बिल्डिंग है यात्री निवास की जो मेन बिल्डिंग है उसमें रहने की सुविधाएं होती हैं। उसमें अलग अलग तरह के नीचे हॉल भी हैं और हॉल के साथ साथ ऊपर कमरे जो भी बनाए गए हैं, जहां कुछ कमरे ऐसे हैं जहां एसीज भी लगाए गए हैं, ताकि जो भी यात्री यहां पर आएंगे उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। और हर तरफ जो भी मूलभूत सुविधाओं की जरूरत होगी, चाहे वो लंगर हो, चाहे वो खाने पीने का सामान के साथ साथ जो यहाँ रहने की व्यवस्था हो, टॉयलेट्स हों, या ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बनाए गए हैं कि जो मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए भी यात्रियों को बराबर सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही जैसे मैंने पहले दिखाया कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो पहले से ही यहाँ कायम किया गया है और साफ सफाई का काफी इंतजाम रखा गया है, ताकि जो यात्री यहाँ पर आ जाएं वो उन्हें बिल्कुल किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। सना, मैं आपको बताऊं कि अपने कैमरामैन को देखें, ये वाली बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं कि ऊपर एसीज लगे हुए हैं। ये सारे कमरे हैं, रूम्स हैं, बड़े बड़े हॉल्स हैं जहां पर यात्री रहेंगे। और जैसे वो यहाँ आते हैं उसके साथ साथ क्लॉक रूम भी वहाँ रखा गया है, सामने दिख रहा है, और वहाँ पर वो अपना सामान जो उनका है वो वहाँ रखे और उनका सामान जो है बिल्कुल सुरक्षित रहे, ये भी सुविधाएं रखी गई हैं यहाँ पर। और जो यात्री जो मेन हॉल है इस बिल्डिंग का, इस कमरों में रहने के लिए पहुंचेंगे, क्या उन्हें पहले से ही बुकिंग करानी होगी? इस हवाले से क्या कुछ ये इस यात्रा बेस कैंप से अधिसूचना जारी की गई है? नहीं, देखिए सारा, यहाँ होता क्या है कि जब भी यात्री आते हैं, जो यात्रियों का एक ग्रुप आता है और उन्हें यहाँ रहने की सुविधा उनके लिए मैसर होती है। यहाँ कोई ऐसे कुछ ऐसे रूम्स हैं जो कि अगर कोई चाहे तो वो पहले से बुकिंग कर सकता है, लेकिन आमतौर पर ये देखा गया है कि जैसे ही यात्री आते हैं, जो इस कैंप तक जैसे पहुंचेंगे तो उसके बाद उनके यहाँ बिल्कुल निःशुल्क कोई भी पैसा उनसे नहीं लिया जाता है। अब देखें कि इस तरह के बड़े बड़े हॉल्स हैं, ये पूरा हॉल है जहाँ बिल्कुल इसको बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। यहाँ एसी लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं और इसमें यात्री को किसी भी तरह का कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। यहाँ रहने का इंतजाम जो यात्रियों के लिए वो बिल्कुल फ्री है। फ्री लंगर यहाँ लगाए जाते हैं। कुछ संस्थाएं हैं जो एनजीओज हैं वो यहाँ लंगर लगाती हैं। सरकार की तरफ से, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से भी यहाँ पूरा इंतजाम किया जाता है, ताकि जो भी यात्री यहाँ आए वो रात भर यहाँ आराम करके अगले दिन सुबह यहाँ से श्रीनगर की तरफ रवाना होते हैं। और कुछ लोग जो बालतल के रास्ते जाते हैं वो श्रीनगर और सोनमर्ग वहाँ जो बालतल का बेस कैंप है वहां तक पहुंचे, जबकि बाकी जो यात्री हैं वो यहाँ से निकल के अनंतनाग के रास्ते से नुनवन बेस कैंप जो है जो पहलगाम में स्थित है वहां पहुंच जाते हैं, जहां से वो अपनी अगली यात्रा शुरू करते हैं। और यहाँ तक
जो यहाँ से जो यात्री जाते हैं। तफसीलात मनोज दे रहे हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें डेंटिंग पेंटिंग का भी काम चल रहा है, पेंट कर रहे हैं मजदूर, यानी पूरी तैयारियां जो हैं वो आखिरी चरणों में पहुंच रही हैं, ये कहा जा सकता है। तो जम्मू यात्री बेस कैंप जो निवास है वो यात्रियों के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है, सुरक्षा कड़ी की जा रही है, साथ ही साथ रंगरोगन भी किया जा रहा है। तस्वीरों में आपसे कुछ देर पहले देख रहे थे, चूंकि 1 जुलाई से यात्रा की शुरुआत होने वाली है। बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, तफसीलात बताने के लिए, मनोज कौल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 1 जुलाई से यात्रा शुरू हो रही है और इसको लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। और अब बात कर देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र दौरे पर आज सुबह रवाना हुए। उनकी दौरे का पहला पड़ाव अमेरिका है। पीएम मोदी 21 से 23 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। जैसा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात भी पीएम मोदी करेंगे। साथ ही वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित भी करेंगे। यात्रा से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि अमेरिका में मुझे बिजनेस लीडर्स से मिलने, भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करने और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के विचारकों से मिलने का अवसर भी मिलेगा। तो 10 पॉइंट्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पीएम मोदी का ये दौरा कब और कैसे रहने वाला है। आज रवानगी हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 21 से 23 जून तक अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय में योग दिवस समारोह में दूसरी बड़ी बात यह है कि हिस्सा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रपोजल जैसे कि भारत ने दिया था, जिसके बाद योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। वॉशिंगटन डीसी में स्केलिंग फॉर फ्यूचर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। 21 जून को ही बाइडेन से निजी मुलाकात होगी तो बात क्या होगी इस पर भी नजर रहेगी। वहीं 22 जून को व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय बैठकें होंगी। और साथ ही साथ एक और बड़ी बात यह है कि अमेरिकी संसद के साझा सत्र को भी संबोधित करेंगे। ये बड़ी बात है, किसी भी मुल्क के संसद को संबोधित करना। दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापार और निवेश के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। तो 10 बड़ी बातें आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के हवाले से सुनी। और आगे बढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला से बड़ी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग का एक और पेपर लीक हुआ है। लाइनमैन का पेपर लीक हुआ था। विजिलेंस ने अब मामला दर्ज करा दिया है और इसमें धाराएं जो जोड़ी गई हैं उसको आपको बताते चलें कि धारा 409, 420, 120B और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। शुरुआती जांच में पेपर लीक में 5 लोगों की भूमिका सामने आई है। 5 लोगों में बड़े अफसर की भी भूमिका सामने आई, निशानदेही हुई है। तो बड़ी खबर यह है, लगातार हिमाचल प्रदेश पेपर लीक को लेकर सुर्खियों में रह रहा है। एक और पेपर लीक हुआ है, 11वां पेपर लीक बताया जा रहा है। तो वहीं 10वें पेपर लीक मामले में अब धाराएं जोड़ी गई हैं, मामला दर्ज किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग का आपको बता दें कि एक और पेपर लीक हुआ है। ये लाइनमैन का पेपर है जो लीक हुआ है। राजेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, एक और पेपर लीक हुआ है। लगातार ये कहें कि हिमाचल प्रदेश कहीं ना कहीं पेपर लीक मामले में सुर्खियों में लगातार है। इसकी वजह को तो ढूंढा ही जा रहा होगा। साथ ही साथ जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, शामिल हैं, उन पर कार्रवाई की कोशिश की जा रही है। जो 5 लोग हैं उनमें कुछ बड़े नाम जो घेरे में आ रहे हैं पेपर लीक कराने के लिए। सेना बिल्कुल बड़ी खबर ये हिमाचल प्रदेश से है और चिंताजनक भी जरूर पूरे प्रदेश के लिए। जिस प्रकार से कर्मचारी चयन आयोग के एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं और बड़े बड़े खुलासे इस पूरे मामले में आ रहे हैं। बोर्ड के आयोग के जो पूर्व सचिव हैं, HS अधिकारी, उनका नाम सभी पेपर लीक में सामने आ रहा है। इसके अलावा सीनियर असिस्टेंट उमा आजाद का नाम इस पेपर लीक में भी, जो बिजली बोर्ड का लाइनमैन का पेपर था, इसमें भी तमाम इन्हीं आरोपियों के नाम
सामने आ रहे हैं और उमा आजाद के जो पड़ोसी हैं, संपर्क में उसके लोग हैं, उनके नाम दोबारा से आ रहे हैं। हालांकि पिछले पेपर लीक में इन दोनों जो पड़ोसी उमा आजाद के हैं, इनको जमानत मिल गई थी, लेकिन अब एक बार फिर इस पेपर लीक में पुलिस इन दोनों को कस्टडी में ले सकती है और पूछताछ कर सकती है। जब पहला पेपर लीक का मामला सामने आया था तो उस वक्त हिमाचल सरकार की तरफ से एक एसआईटी का गठन किया गया था, विजिलेंस की, और ये एसआईटी अब इस पूरे मामले को देख रही है और लगातार जैसे जैसे पूछताछ किसी पेपर लीक मामले में हो रही है, वैसे वैसे खुलासे अगले पेपर लीक के लिंक मिल रहे हैं। और इस पेपर लीक मामले का लिंक भी इन्हीं आरोपियों से जब पूछताछ हो रही थी उसके बाद फिर सामने आया। उसके बाद एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन अपने लेवल पर शुरू की और इन्वेस्टिगेशन में जब कुछ साक्ष्य उनको मिले, फिर उसके बाद अब ये एफआईआर पुलिस की तरफ से दर्ज की गई है, एसआईटी की तरफ से दर्ज की गई है। बड़ा चिंताजनक बात हिमाचल प्रदेश के लिए है, उन अभ्यर्थियों के लिए भी जिन्होंने मेहनत कर इन पेपर्स को पास किया है और जॉब हासिल की है। और इसके अलावा अब प्रदेश सरकार इन तमाम एग्जाम्स का क्या करेगी, ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि अधिकांश के अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं निकले हैं। ये ज़रूर राहत की बात है लेकिन जिनके रिजल्ट निकल चुके हैं और ज्वाइन सर्विसेज कर चुके हैं, सेवाएं अपनी कर्मचारी दे रहे हैं, उनका प्रदेश सरकार क्या करेगी? क्या उनको हटाया जाएगा या फिर जिन लोगों के संपर्क मिलते हैं उनके ऊपर ही एक्शन लिया जाएगा? ये तमाम चिंता की बातें हैं। अब इसके अलावा जो बड़ी बात अब ये है कि आगे की जो एग्जाम कंडक्ट करने की प्रोसेस है उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन को आपने जिम्मेदारी दी है हिमाचल सरकार ने, तो वो एक लिमिटेड स्टाफ उनके पास है, लिमिटेड कैपेसिटी है, क्योंकि जो गठन पब्लिक सर्विस कमीशन का किया गया था वो एचएस की परीक्षाओं के लिए और अलाइड सर्विसेज के लिए था, लेकिन अब क्लास 3 की भर्तियां भी उनको करनी पड़ रही है। तो ऐसे में कितनी कैपेसिटी और कितने एग्जाम वो कंडक्ट कर पाएंगे, ये भी बड़ा प्रश्न का विषय हिमाचल प्रदेश सरकार के सामने है। अब एग्जाम्स को कैसे आगे कंडक्ट किया जाएगा, क्या राहत लोगों को कैसे प्रदान की जाएगी, खासकर उन अभ्यर्थियों को जो कई वर्षों से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो बड़े सवाल प्रदेश सरकार के समक्ष है। और बिल्कुल बड़े सवालात हैं ये जो उठ रहे हैं प्रदेश सरकार के सामने भी, और चुनौतियां भी हैं कि अब जो पेपर लीक के मामले तो जो सामने आ रहे हैं, आखिर उन्हें कंडक्ट कैसे कराया जाएगा, और जो खाती हैं, जो सज़ा है, सज़ा जिनको मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी और कैसे ये आगे की छानबीन चलनी है। और सबसे अहम बात ये, क्योंकि अभ्यर्थी ही जो एस्पिरेंट्स हैं वो ही इसमें भुगतते हैं, सालों साल हम ये जानते हैं कि राजेंद्र वो परीक्षा की तैयारी में बिता देते हैं और परीक्षा एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। ऐसे में उन्हें बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हुआ था, तो जाहिर सी बात है उनकी मेहनत एकदम बेकार हो जाती है। और ऐसे में वो पुरुम्मीद और नज़र लगा के बैठे रहते हैं कि आखिर राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ उनके हक में फैसला आएगा। आप मुझे ये बताइए कि लायनमैन का जो पेपर था, जो लीक हुआ था, वो किस सन में हुआ था और कितने अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में शिरकत की थी, और क्या ये माना जाए कि अब जैसे कि लगातार ये बात सामने आ रही है कि अब जो पेपर लीक हुआ है उनके खातियों को बख्शा नहीं जाएगा, और उसके बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये परीक्षाएं कराई कब जाएंगी? इस हवाले से कुछ सरकार की तरफ से बातें सामने आई हैं, प्रतिक्रिया सामने आई है? बिल्कुल सना, और लगभग 180 के आसपास ये वैकेंसीज थी जिनको लेकर एडवर्टाइजमेंट प्रदेश सरकार की तरफ से 2022 में की गई थी, और 30 सितंबर के आसपास तक ये पूरी प्रोसेस जो फाइनल डॉक्यूमेंटेशन होती है, एग्जाम कंडक्ट किया गया, एग्जाम कंडक्ट करने के बाद रिजल्ट निकले और उसके बाद जो अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में आए उनके फाइनल डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर लिए गए। तो 30 सितंबर तक 2022 तक ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर ली गई थी। तो ऐसे में केवल फाइनल रिजल्ट इन अभ्यर्थियों का निकलना बचा हुआ था, लेकिन अब चिंता का विषय उन अभ्यर्थियों के लिए भी है जो पास हुए हैं। और सबसे बड़ा जो प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो रहा है, सवाल खड़ा हो रहा है, वो यही है कि कितने ऐसे कैंडिडेट्स एसआईटी को या हिमाचल पुलिस को मिले हैं जिन्होंने पेपर लीक किया और उसके बाद पेपर क्वालिफाई किया। ऐसे कितने लोग, ऐसे कितने अपराधी या अभ्यर्थी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं जिनके खिलाफ एफआईआर है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 11 के करीब पेपर लीक पूरे इस सबऑर्डिनेट कमीशन के हो चुके हैं, और उनमें से कितने, इन 11 पेपर लीक में कितने अभ्यर्थियों के खिलाफ केस दर्ज है जिन्होंने पेपर लीक किए और उसके बाद एग्जाम पास किए? क्योंकि अब जो गुनहगार, वो भी बहुत बड़े गुनहगार हैं, उन्होंने एग्जाम कंडक्ट होने से पहले पेपर आप खरीदते हैं, उसके बाद फिर आप जाके एग्जाम देते हैं, और
टॉप करते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल ये गुनहगार तो है, लेकिन उनसे बड़ा गुनहगार वो है जो पैसे लेकर इन्हें पेपर लीक करता है और पेपर इनके सुपुर्द कर देता है पेपर होने से पहले। अब उन स्टूडेंट्स के बारे में आप सोचिए जो मेहनत करते हैं, जो पूरी लगन से, पूरे जोश और जज्बे के साथ तैयारी करते हैं, और वो इस वक्त किस ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे। क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि एक स्टूडेंट जो है, एस्पिरेंट जो है, वो ये टारगेट रख कर चलता है कि वो इस बार वो एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, फिर उसके बाद उसकी आगे की जिंदगी खुशियों भरी होगी या फिर सफलतापूर्वक उसकी जिंदगी आगे को बढ़ेगी। वो इस वक्त कौन से ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे इसका हमें और आपको अंदाजा नहीं लग सकता। बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। ब्रेकिंग एक्ट 10 में एक और बड़ी खबर है जो कि पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। कर्ज के बोझ तले दबा है पाकिस्तान। प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने लाचारी उनकी सामने आई है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि कर्जों से हमें जान छुड़ानी चाहिए। चीन कहता है तो नहीं, लेकिन उनके चेहरों से पता चलता है जैसे पूछ रहा हो आप कब तक कर्ज लेंगे। चीन ने, आपको बता दें कि पाकिस्तान को $1 अरब हाल ही में दिया है। तो लाचारी एक तरह से पाकिस्तान के पीएम की सामने आई है। उन्होंने कहा है कि कर्जों से हमें जान तो छुड़ानी ही है, लेकिन चीन कहता तो नहीं, लेकिन उनके चेहरे से ये पता चलता है कि जैसे वो पूछ रहे हैं कि आप कब कर्ज लेंगे। और आपको यहाँ पर ये बताने की जरूरत है कि चीन ने पाकिस्तान को $1 अरब हाल ही में कर्ज दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। लगातार पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, इस बीच कर्ज बढ़ता हुआ जा रहा है। कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान दबा हुआ है। शहबाज शरीफ जो कि पाक के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि कर्जों से हमें जान छुड़ानी चाहिए। कि आज इस मजलिस में मैं यही पैगाम देना चाहता हूं कि हमें कर्जों से जान छुड़ानी चाहिए। और वो दोस्त जो पाकिस्तान के बहुत काबिल एतबार दोस्त हैं, बुरे वक्त में उन्होंने हमें हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, वो भी कहते तो नहीं, लेकिन आप चेहरों से जान सकते हैं कि वो कहते हैं कि आपने कब तक कर्जे लेने हैं। फिलहाल इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। Headlines presented by